हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं बिमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, कई दिनों से मुझे ऐसा लगा कि अब जीव विज्ञान की क्लासेज आपकी शुरू कर देनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए कक्षा 12 के अंतर्गत जीव विज्ञान की पहली क्लास मैं देने जा रहा हूं। तो आप सभी इस जैसे क्लास देखते जाएं, साथ ही उसके अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के समय आपको ये नोट्स जो होंगे बहुत ही काम आएंगे, जो आपको एक अच्छा स्कोर देने के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में जो हमारा पहला चैप्टर इस समय सिलेबस में है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ें, आइए जानते हैं जनन क्या होता है। तो जनन क्या होता है? कोई भी जीवधारी हो दुनिया का, चाहे कोई जंतु हो या कोई पौधा हो, उसको अगर अपना वंश आगे आने वाले समय में बनाए रखना है तो जनन उसको करना अति आवश्यक है। परिभाषा क्या है जनन की? किसी सजीव के द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो आज हम बात करेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे पुष्प क्या है। पुष्प क्या है स्टूडेंट्स? पुष्प, अगर पादप की दृष्टि से देखा जाए तो पुष्प जो है वो एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है स्टूडेंट? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह है। अब स्टूडेंट बात करेंगे प्ररोह क्या है। वैसे तो आप लोग कक्षा 12 में आ चुके हैं तो आपको मालूम ही होगा प्ररोह क्या है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई बीज जमीन में बोया जाता है, अर्थात जब किसी सीड की सोइंग की जाती है, तब जब वो जर्मिनेट कर लेता है तो उसमें से एक भाग नीचे की तरफ निकलता है जिसे हम कहते हैं मूलांकुर, जिससे जड़ बनती है। और जड़ जो है भूमि से खनिज, लवण, जल आदि का अवशोषण करती है। ऊपर की तरफ जो भाग निकलता है स्टूडेंट्स वो होता है प्रांकुर, और ये तो सबसे पहले तना बनाता है। तना जो है धीरे धीरे तने पर पत्तियां, शाखाएं सारी बनती चली जाती हैं और अंत में पुष्प बनता है। तो ये क्यों कहा गया है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है? क्योंकि स्टूडेंट्स, पुष्प जो होता है आप देख सकते हैं, जहाँ पर पुष्प लगता है तो उससे आगे वो डाल नहीं बढ़ती है। इस तरह से कह सकते हैं कि अंतिम रूप में जो डाल होती है वो पुष्प ही होती है। तो इसीलिए कहा गया है पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। जितने भी आवृतबीजी प्लांट हैं, अर्थात एंजियोस्पर्म हैं, उन सभी का फूल जो होता है एक आकर्षक अंग है। स्टूडेंट्स, फूल को देखने से ही कोई प्लांट जो होता है उसका महत्व बढ़ जाता है। आजकल बहुत बड़े स्तर पर देश विदेश में फूलों की खेती भी की जा रही है, जिसे फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो फ्लोरिकल्चर क्या है, लिख लेते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर क्या है? तो फूलों की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन, फूलों की खेती का
वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो स्टूडेंट, विभिन्न प्रकार के जो फूल हम उगाते हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना जो है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अब बात आती है फूल की उपयोगिता क्या है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पुष्प की उपयोगिता क्या है। पुष्प की उपयोगिता पुष्प की क्या उपयोगिता है। तो स्टूडेंट्स, आज देश विदेश में पुष्पों की मांग बहुत ज़्यादा हो चली है। शायद ही कोई ऐसा समारोह हो जिसमें फूल की आवश्यकता ना पड़ती हो। किसी के जन्मोत्सव से लेकर के विवाह बारात तक, यहाँ तक कि आदमी की अंतिम यात्रा अर्थात सब यात्रा में भी पुष्पों की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर 1 पुष्पों की उपयोगिता कहाँ होगी। नंबर 1 सजावट के लिए। सजावट के लिए नंबर 2 जनन के लिए, जो कि हमारा टॉपिक है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो जनन के लिए, तीसरी बात विभिन्न प्रकार की दवाएं और इत्र बनाने के लिए। नंबर 3 विभिन्न प्रकार के इत्र बनाने के लिए भी पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, पुष्प के अंदर परागकोश होते हैं और परागकोश का उपयोग पराग टैबलेट बनाने में भी किया जाता है। तो इस दृष्टि से नंबर 4 पर हम लिख सकते हैं पराग टैबलेट्स बनाने के लिए। पराग टैबलेट्स बनाने के लिए, पराग टैबलेट्स बनाने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स जो मुख्य उपयोग थे वो पुष्प की उपयोगिता के बारे में मैंने आपको बताया है। अब बात करेंगे हम एक जो नॉर्मल पुष्प होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम अपनी क्लास में आगे की तरफ बढ़ें, आप लोग ये नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं आगे। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करेंगे हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में। इसको मैं हटा देता हूं। मैंने इसको हटा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आइए देखते हैं।
तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पुष्प किसी पौधे का मुख्य जननांग होता है। इसी के अंदर निषेचन होने के पश्चात बीजांड में बीज बनते हैं और बीज जो है वही आगे जर्मिनेट करके एक नई पीढ़ी को जन्म देता है। तो आइए बात करते हैं एक पुष्प की संरचना के बारे में। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि इसके बारे में मैं कुछ व्याख्या करूं, आइए एक चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये पुष्प का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब ये मैंने आपका स्ट्रक्चर लगभग तैयार कर दिया है। तो स्टूडेंट, मैंने लगभग ये स्ट्रक्चर आपका एक तैयार कर दिया है। ये होता है स्टूडेंट्स थैलेमस। थैलेमस, माफ़ कीजिएगा मेरी आर्ट कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये होता है हमारा थैलेमस और ये होता है स्टूडेंट्स व्रंत। व्रंत और ये होते हैं आपके बाह्य दल। बाह्य दल और ये होते हैं आपके दल। ये आपके होते हैं पुंकेसर। पुंकेसर और ये है आपका स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडप। ये जो होता है ये थोड़ा नम होता है, इसको बोलते हैं हम स्टूडेंट वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्तिकाग्र बोलते हैं। स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर को बड़े ही ध्यान के साथ समझें, क्योंकि अगर आपने ये स्ट्रक्चर ध्यान नहीं कर पाया तो इस पाठ के अधिकतर टॉपिक जो हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ध्यान से समझें। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? वर्तिकाग्र हो गया। अब इसकी अगर बात करें तो ये बत्ती जैसी जो लंबी संरचना है ये कहलाती है हमारी वर्तिका, यानी कि स्टाइल। और ये जो है हमारा यहाँ पर अंडाशय होता है, ठीक है स्टूडेंट, और इसी को हम बोलते हैं अंडाशय। और इसके समग्र रूप को जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं अंडप। पुंकेसर हो गया, अंडाशय हो गया, व्रंत हो गया, थैलेमस हो गया, बाह्य दल हो गया, दल हो गया। तो स्टूडेंट्स आइए अब समझते हैं इसके बारे में थोड़ी व्याख्या के साथ। तो एक जो पुष्प होता है, आवृतबीजी पुष्प जो होता है जनन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पुष्प के मुख्य रूप से 4 अवयव होते हैं। मुख्य रूप से 4 अवयव होते हैं। मुख्य रूप से 4 अवयव होते हैं। पहला होता है हमारा सहायक चक्र। सहायक चक्र। सहायक चक्र के अंतर्गत स्टूडेंट्स नंबर 1 पे तो आते हैं हमारे ये बाह्य दल। नंबर 1 पे आते हैं बाह्य दल। इनको बोलते हैं हम कैलेक्स। कैलेक्स बोलते हैं इन्हें,
लेग्स। नंबर 2 पर आता है स्टूडेंट्स दल। दल, बाह्य दल पुंज लिखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये समूह के रूप में होते हैं, ये समूह के रूप में होते हैं, अधिकतर 4 या 5, इसीलिए इन्हें हम बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स बोलते हैं। और अगला आता है हमारा दलपुंज। ये भी स्टूडेंट अधिकतम संख्या में वही होते हैं जितनी संख्या बाह्य दलपुंज की होती है, और इनको इंग्लिश में हम कहते हैं कैरोला। कैरोला, कैरोला कहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा सहायक चक्र। इनका जनन की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो हमारा सहायक चक्र है, ये परागकर्ताओं को परागण के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए या अन्य जो परागकर्ता हैं उनको आकर्षित करने के लिए होते हैं, साथ ही सुंदरता के लिए भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा मुख्य चक्र है, जिसको हम कहते हैं जनन चक्र। आइए देखते हैं जनन चक्र। जनन चक्र स्टूडेंट, जनन चक्र में तीसरा अवयव आपका आता है पुंकेसर। ये आपके पुंकेसर हैं, पुंकेसर। पुंकेसर इसको कहते हैं हम एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और चौथा जो होता है अवयव वो होता है जायांग। जायांग होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम, गाइनोसियम। और ये दोनों जो हैं वो जनन चक्र कहलाते हैं। स्त्री केसर भी जायांग को ही कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनन करने के लिए कम से कम 2 लिंग, विपरीत लिंगों की जरूरत पड़ती है, जिनमें से एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पर पुष्प में जो पुंकेसर होता है, ये आपका पुल्लिंग अर्थात नर युग्मक की तरह कार्य करता है। इसके अंतर्गत परागकण बनते हैं, वो नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। नंबर 4 पे आ रहा है जायांग। ये मादा भाग होता है, अर्थात मादा जनन भाग होता है पुष्प का। इसी में बाद में बीजांड में बीज बनते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर कहा जाए जनन की दृष्टि से पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं, तो पुंकेसर और जायांग। जायांग को हम स्त्री केसर भी बोलते हैं। तो पुंकेसर और जायांग जो हैं वो जनन की दृष्टि से उत्तम है, लेकिन बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं ये निषेचन हो जाने के बाद अधिकतर पुष्पों में सूख करके गिर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन जो है पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके साथ ही चलते हैं हमने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि इनके बारे में विस्तृत वर्णन है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखिए, और उसके बाद ये जो मैंने पार्ट्स लिखा है आप लोगों को, इनका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं आगे। स्टूडेंट जानते हैं जो हमने पुष्प के अवयव पढ़े हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है नंबर 1 पे बाह्य दलपुंज। बाह्य दल पुंज क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज के बारे में जानते हैं, इसको मैंने बता रखा है कि कैलेक्स कहते हैं। तो बाह्य दलपुंज जो होते हैं यहाँ हरे रंग के दिखाई देते हैं। यहाँ हरे रंग के दिखाई देते हैं।
यह कैसे रंग के दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स? हरे रंग के दिखाई देते हैं। और पुष्प के कलिकावस्था में रहने तक, जब तक पुष्प जो होता है वो एक कली बना रहता है, अर्थात पूर्ण पुष्प नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं कलिकावस्था। तो जब तक पुष्प कलिकावस्था में रहता है, कलिका हरे रंग के दिखाई देते हैं। और पुष्प के कलिकावस्था में रहने तक, कहाँ तक रहने तक? कलिकावस्था में रहने तक पुष्प की रक्षा करते हैं। रहने तक पुष्प की बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं। बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं। इनकी संख्या अधिकतर जो होती है, अधिकतर पौधों में 4 या 5 होती है, सामान्य रूप से 5 होती है। तो इनकी संख्या अधिकांशतः 4 या 5 होती है। इनकी संख्या 4 या 5 होती है। तो बाह्य दलपुंज के बारे में क्या जाना कि यहाँ हरे रंग के दिखाई देते हैं और पुष्प के कलिकावस्था में रहने तक पुष्प की बाहरी आघातों से रक्षा भी करते हैं और इनकी संख्या अधिकांशतः 4 या 5 होती है। आइए दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। तो दूसरा जो हमने बताया आपको, बाह्य दलपुंज की जो इकाई होती है उसको हम केवल बाह्य दल बोलते हैं। पुंज का मतलब क्या होता है? जो घेरे में हो या इकट्ठा हो, समूह में। तो अगर अकेली इकाई होगी, मतलब कोई अकेला है बाह्य दल, तो उसको केवल बाह्य दल बोलते हैं, बाह्य दल पुंज नहीं कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका दल पुंज। दल पुंज। तो स्टूडेंट, जो दलपुंज होता है वह पुष्प की शोभा होता है। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग है। सबसे आकर्षक भाग है। ये पुष्प में अलग अलग थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो बात कर रहे थे हम दलपुंज की। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग है स्टूडेंट्स। जो पुष्प होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दिखाई देने वाला भाग होता है वो होता है स्टूडेंट दलपुंज। ये रंग में जो होता है इतना आकर्षक लगता है कि इसको देखने मात्र से ही फूल के उपयोग होने का अंदाजा लग जाता है और साथ ही परागकर्ता जो होते हैं वो पुष्प की तरफ स्टूडेंट खिंचे चले जाते हैं। तो ये पुष्प में जो होते हैं अलग अलग रंगों के होते हैं। ये पुष्प में अलग अलग रंग के होते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि एक प्रजाति में ही अलग अलग रंग के होंगे। जैसे कनेर जो है उसका सामान्य रंग जो है पीला है और कुछ कनेर जो होते हैं वो लाल कनेर होते हैं। उसी तरह से गुड़हल जो हमारा है लाल रंग का है। गुलाब है हमारा गुलाबी रंग का भी होता है, सफ़ेद रंग का भी होता है। गुलाब में कई रंग के जो होते हैं मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो दलपुंज होते हैं, जो पुष्प का रंग हमें दिखाई देता है वो दलपुंज ही होते हैं। तो पुष्प में अलग अलग रंग के होते हैं। इनका कार्य
परागण के लिए स्टूडेंट्स, अभी आगे हम जानेंगे परागण क्या है, तब तक आप यही समझ लीजिए कि क्या इनका कार्य जो है वो परागण के लिए परागकर्ताओं को आकर्षित करना है। आकर्षित करना है। इनकी संख्या जो है इनकी संख्या भी जो है वो बाह्य दलपुंज के बराबर होती है। संख्या भी बाह्य दल के बराबर होते हैं। स्टूडेंट, इनकी संख्या ना करके हम करते हैं इनके दलों की संख्या, इनमें दलों की संख्या करते हैं स्टूडेंट। इनमें दलों की संख्या, इनमें दलों की संख्या भी बाह्य दल के बराबर होती है। बराबर होती है। जितने बाह्य दलपुंज में बाह्य दल होंगे, अधिकांशतः उतने ही दलपुंज में दल, अर्थात दल का मतलब होता है पंखुड़ी, तो उतने ही दल होते हैं। आइए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तब आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसको मिटा देते हैं, चलते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ। आइए, तो तीसरा भाग था हमारा पुंकेसर। आइए जानते हैं पुंकेसर क्या होता है। तो पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होते हैं। पुष्प का नर जननांग भाग है। नर जननांग होता है। नर जननांग होता है। पुंकेसर में पराग कोश पाए जाते हैं। पुंकेसर में पराग कोश होते हैं। पराग कोश होते हैं एवं पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है। पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण होता है, जो कि पुष्प में नर युग्मक का कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स, तो पुंकेसर क्या है? पुंकेसर किसी पुष्प में नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि पुंकेसर में जो पराग कण बनते हैं वो नर युग्मक की ही तरह कार्य करते हैं। अगर इनको काट दिया जाए, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे यूपी बोर्ड में कि यदि हम किसी पुष्प के पराग कोश को काट दें तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर पराग कोश को काट दिया जाएगा तो पराग कण उसके अंदर के जो हैं वो नहीं बनेंगे,
या बने हुए हैं तो कार्यशील नहीं रह जाएंगे और इस तरह से निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और अगर निषेचन नहीं होता है तो बीज वगैरह भी नहीं बनेंगे। आइए चलते हैं अपने चौथे चक्र की ओर। तो चौथा चक्र स्टूडेंट्स हमारा कौन सा है? चौथा चक्र है स्टूडेंट्स हमारा जायांग। जायांग यानी कि गाइनोसियम। तो जायांग क्या है? जायांग पुष्प का चौथा चक्र है। जायांग पुष्प का चौथा चक्र है। जायांग जो है स्टूडेंट्स वो पुष्प का चौथा चक्र है और यह पुष्प में मादा जननांग की तरह कार्य करता है। पुष्प में यह भाग मादा जननांग की तरह कार्य करता है। मादा जननांग की तरह कार्य करता है। जो जायांग होता है स्टूडेंट्स वह पुष्प में मादा जननांग का कार्य करता है। इसको हम अंडप भी कहते हैं। इसे अंडप भी कहा जाता है। अंडप भी कहा जाता है। अंडप के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अंडप के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं स्टूडेंट? मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र स्टूडेंट्स इस पर सुक्रोज के कुछ अंश पाए जाते हैं और साथ ही जल भी पाया जाता है जो कि परागकणों को फूलने में मदद करता है। नंबर 2 वर्तिका। वर्तिका वर्तिका क्या है? मैंने आपको अभी चित्र में बताया था एक लंबी नली जैसी जो संरचना है जो ऊपर वर्तिकाग्र में और नीचे अंडप से जुड़ी होती है उसे हम वर्तिका कहते हैं। नंबर 3 1 2 3 नंबर 3 पे आता है आपका अंडाशय। अंडाशय तीसरा भाग जो है अंडाशय। अंडाशय में निषेचन के बाद बीज बनते हैं और यही बीज परिपक्व होकर के एक नया पौधा बनाता है। फिर बीज की बात आ गई है तो बीज की परिभाषा क्या है आप लोग जरा बताएंगे? उम्मीद तो है फिलहाल आप सभी को मालूम होगा लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए बीज क्या है। तो स्टूडेंट बीज पौधे का वह भाग होता है जो अपने अंदर एक नवोद भिद उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो स्टूडेंट उसे हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। अर्थात बीज वही है जो एक नया पौधा उत्पन्न कर सके। तो ये हुआ जायांग। इनमें स्टूडेंट्स अगर कहा जाए कि पुष्प में नर जननांग कौन सा होता है तो स्टूडेंट्स पुंकेसर आपका नर जननांग होता है पुष्प में और स्त्री केसर यानी कि जो जायांग होता है वो मादा जननांग होता है। स्टूडेंट्स ये दोनों जो हमारे हैं वो जनन चक्र में आते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है मतलब एक हो और दूसरा ना हो तो स्टूडेंट्स निषेचन नहीं होगा और बीज भी नहीं बनेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आप सभी को ये आज का सेशन? उम्मीद है आप सभी को हर एक बात अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई सब बात समझ में नहीं आई है तो आप उसके लिए कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आया है कितना नहीं। और साथ ही स्टूडेंट्स आप जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं कमेंट में अपनी राय अवश्य दिया कीजिए और इसके अलावा अगर कोई त्रुटि आपको मालूम होती है तो उसके बारे में भी बताएं जिससे हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही
जो स्टूडेंट्स आपके मित्र हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं और उनको भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे आपकी तरह ही वो स्टूडेंट्स भी इससे लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी हमारी अगली क्लासेज में। अगली क्लासेज आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। धन्यवाद।